हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब सिद्दीकी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 का टॉपिक है, चैप्टर है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ पढ़ा है। दूसरा टॉपिक पढ़ा है गॉस थ्योरम। तीसरा टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा टॉपिक पढ़ा है कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। अभी तक हमारे पास क्या था कि चार्जेस हमारे क्या थे, स्टेशनरी थे। तो स्टेशनरी चार्ज का बिहेवियर जानने के लिए हमने उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी और उनकी वजह से लगाया हुआ दूसरे चार्जेस पे फोर्स पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हमने गॉस थ्योरम, फ्लक्स वगैरह के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि एक चार्ज की फील्ड में अगर किसी चार्ज को लाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। और फोर्थ वाला क्या पढ़ा हमने, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब कि द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल। अब अभी तक जो हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था और ये इसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब कि ये चैप्टर का नाम या ये यूनिट इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर में आती है। आप लोग अच्छी तरह जानते हो इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्जेस और स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। मतलब कि इस यूनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अबाउट दोस टाइप ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट। एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट दोस टाइप ऑफ चार्जेस विच आर इन मोशन। ठीक है, सबसे पहला टर्म आता है हमारे पास करंट। करंट का ग्रीक मतलब होता है एनीथिंग विच हैज द एबिलिटी टू फ्लो। करंट का सिंपल डायरेक्टली लोग जनरली कह देते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि गलत है। करंट का एक्चुअल मतलब है एनीथिंग विच हैज द एबिलिटी टू फ्लो। मतलब अगर करंट की कैटेगरी देखी जाए तो करंट में क्या होता है, एयर करंट्स भी होते हैं, वाटर करंट्स भी होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे डीसी सर्किट के बारे में या डीसी करंट के बारे में। तो डीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझ लें। अभी हम एक मैपिंग बना रहे हैं, उसके बाद एक चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डीसी में जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, जीरो फ्रीक्वेंसी। दूसरा होता है यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, और डज नॉट वेरी विद टाइम, डज नॉट वेरी विथ टाइम। टाइम के हिसाब से डीसी करंट में कोई भी चेंजेस नहीं आते। और एक कह सकते हो आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि डीसी करंट के बारे में भी एक पॉइंट हम और बताएंगे। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। अब हमारा अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि करंट का मतलब होता है फ्लो, इलेक्ट्रिक यहां पे मतलब है चार्जेस। अब देखिए चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वो चार्ज अगर चार्ज पे फोर्स लगाएगा। लेकिन जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। मतलब यहाँ और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, कि द मोशन शुड बी कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट में कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। तो आई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्यू अपॉन टी। एक बात तो याद रखिएगा हमेशा कि रेट जिस भी पैरामीटर के आगे लग जाए, दैट पैरामीटर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। या कह सकते हो दैट पैरामीटर इज ऑलवेज डिवाइड बाई टाइम। मतलब लिखा हुआ है अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
मतलब क्या होगा कि चार्ज फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। फिर बात आती है एक्सेलरेशन की, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये चीज देख रहे हैं आप, जिस चीज के आगे रेट लगा होगा दैट क्वांटिटी या दैट पैरामीटर विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय टाइम। तो करंट को हम लोग क्या समझ गए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट होती है कूलम, इसकी होती है सेकंड, इसको हम लोग कहते हैं कूलम सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर्स। इसको हम लोग यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया, एम्पियर। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, अगर डायरेक्शन ऑफ मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, तो करंट किधर फ्लो करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहा है तो करंट किधर मिलेगा, हमको लेफ्ट साइड मिलेगा। और अगर देखें हम लोग प्रोटॉन के बारे में, तो हमें करंट भी उसी के डायरेक्शन में मिलेगा, सेम डायरेक्शन। इस चीज को आप लोग नोट करें। मतलब कि अब हम आगे देखते हैं, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि Q इज इक्वल टू होता है NE। इससे हमने एक फिनोमेना प्रूफ किया था, दैट वाज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये कि ये जो चार्ज होगा वो n के इंटीग्रल, ये जो चार्ज होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाएगा। मतलब n यहाँ पे क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो e इसके इंटीजर्स में पाया जाएगा, फ्रैक्शनल e नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन एम्पियर। करंट का फॉर्मूला आपको यहाँ से। अब बात आती है कि व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट। मतलब 1 एम्पियर ऑफ करंट अगर देखा जाए, मतलब कि मान लीजिए कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, और अगर हमारा Q इज इक्वल टू 1 कूलम है और टाइम हमारा क्या है 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड तक हमारा 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो हमारा करंट कितना होगा, मतलब I इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ये आएगा 1 कूलम, या कह सकते हो 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट is when 1 coulomb of charge flows for a time duration of 1 second। मतलब कि 1 कूलम 1 एम्पियर करंट की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा, वहां पे जो हमें करंट मिलेगा दैट विल बी योर 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, हमें चीज स्किप हो गया, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और इट इज ऑल्सो is also a fundamental quantity। denoted by फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था ना मैंने, 7 तरह की होती हैं। एक आपका होता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे CD कैंडेला से डिनोट करते हैं। और फिर था आपका नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसे बताया था, और एक आपका ये एम्पियर्स, ठीक है। तो ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है।
तो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, इसे नोट करें। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब करंट के बारे में एक चीज हम लोग जानेंगे कि करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अभी तक तो देखिए क्वांटिटीज हमने दो तरीके की पढ़ी थी, एक तो स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरी क्वांटिटी हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में अच्छे से जानते होंगे आप लोग। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज टाइप ऑफ क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट एक कंडीशन थी वहां पे कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तभी होगी व्हेन दैट क्वांटिटी फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या कह सकते हो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो जैसे देखिए टेंसर क्वांटिटी में मान लीजिए ये 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कि ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, और ये मान लीजिए 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट हमारा कितना जाएगा, एक्चुअल में क्या होगा, ये दोनों सिंपली सम हो जाएंगे, 6 एम्पियर जाएगा। और ये क्या कह सकते हो कि डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो ना करें, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, सॉरी टेंसर क्वांटिटी। इसी कैटेगरी में आपका प्रेशर भी आता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और लॉ मतलब कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करते। तो टेंसर क्वांटिटी के बारे में आप लोग एक चीज जान गए कि टेंसर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट they do not follow law of parallelogram. That is the reason why they come under the category of tensor quantity, not a vector quantity. ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया आपका करंट के बारे में, इस चीज को आप लोग नोट करें। अब हमारा अगला टर्म आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, मान लेते हैं हमारा एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब इस कंडक्टर में यहां से करंट जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। एक बात याद रखिएगा, डीसी के केस में करंट थ्रू आउट द कंडक्टर फ्लो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से समझिए कि इन केस ऑफ डीसी सर्किट करंट फ्लोज थ्रू आउट द कंडक्टर, मतलब अंदर भी मतलब यहाँ सरफेस पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर तरफ, ऑलमोस्ट हर जगह। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे हम लोग एसी कहते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। एसी के केस में क्या होता है, एयर कंडीशन नहीं, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसलिए डीसी कंडक्टर्स और एसी कंडक्टर्स, इन दोनों को डिजाइन करने में अलग अलग पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, वो हम ऑल्टरनेटिंग करंट में अलग से उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि डीसी करंट जो होता है वो पूरे कंडक्टर में फ्लो करता है, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। और एसी कंडक्टर क्या है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एसी करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो करंट डेंसिटी क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक हमने यूनिट सरफेस एरिया ले लिया, इस एरिया से कितना क्वांटिटी ऑफ करंट एक पर्टिकुलर टाइम में पास हो रहा है या कितना क्वांटिटी ऑफ करंट पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर करंट डेंसिटी। मतलब इट इज डिनोटेड बाय द लेटर जे। तो अगर करंट डेंसिटी कहेंगे तो क्या होगा, करंट डेंसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ करंट, क्वांटिटी ऑफ करंट passing through
यूनिट सरफेस एरिया। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास कि J इज इक्वल्स टू I अपॉन ए। करंट आपका एम्पियर्स में होता है, ये ए एरिया वाला नहीं, ये एम्पियर्स वाला है, या लिख लो चाहे तो एम्पियर, और ये यूनिट किस में होगी, मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर मीटर की पावर -2। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, और एक चीज और जानेंगे कि करंट डेंसिटी J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इतना नोट करें आप लोग। और एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू J डॉट ए। जब भी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, I इज इक्वल टू JA cos थीटा। ठीक है, इसे नोट करें। अब देखिए दो चीजों को हम लोग समझेंगे, एक होता है कंडक्टर्स और एक होता है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के बारे में आप लोग मेरे ख्याल से क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, एंड इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कंप्लीटली ब्लॉक्स द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। मतलब अपने थ्रू करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। और जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। इसमें जनरली मेटल्स होते हैं, मेटल्स मतलब जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, और इसमें आपका आता है वुड, ब्रिक या कह सकते हो माइका। आपका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्टोन आप देख सकते हो, आपका एबोनाइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एबोनाइट रॉड का जिक्र हुआ था, एबोनाइट हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब तो बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए आप लोग, तो इसे नोट कर लेना। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन मेटल्स। मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन मेटल्स। अब देखिए मेटल्स क्या होते हैं, दोज विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, और जनरली वो कंडक्टर्स होते हैं। जनरली क्या मतलब, सारे मेटल्स ऑलमोस्ट कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे, करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक, पहली बात तो हम एक चीज़ बस समझेंगे कि हमारे पास मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं, मतलब कि कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, मतलब ऐसे। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि हम लोग बना भी नहीं सकते, लेकिन रफली कुछ हम बना के दिखा देते हैं आपको। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रफली हमने दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, मतलब मिलियन बिलियन ट्रिलियंस की तादाद में होते हैं, कुछ हमने दिखाया है। तो मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन होता है। इस मोशन को आप समझ सकते हो कि जब लंच आवर्स होता है स्कूल में तो क्या होता है, बच्चों का मोशन क्या होता है, रैंडम होता है। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई दौड़ने वाला खेल रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, तो इस तरह की चीजें स्कूल में होती है। मतलब मोशन क्या होता है, रैंडम होता है। लेकिन जब असेंबली होती है तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन, मतलब कि सब कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है।
तो ये रैंडम मोशन है, मतलब कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। तो मोशन होने के बावजूद मैंने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का मोशन होगा तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। लेकिन ये मोशन हो तो रहा है, तो अब हम लोग क्या ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी आयरन को हमने टच किया तो करंट मार दे, या हमें मोबाइल में चार्जिंग लगानी है तो लोहे में 2 तार टच करा दिया और हमारा फोन चार्ज होने लगा। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे मोशन क्या है, रैंडम मोशन है। और होता क्या है, इस रैंडम मोशन की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन का नेट मोशन 0 हो जाता है। मतलब ये एक दूसरे को टक्कर मार मार के, कोलाइड कर करके, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है, इधर से किसी ने टक्कर मारी, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब कोलिजन हुआ तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर द नेट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0। दैट इज द रीजन व्हाई विदाउट अप्लाइंग एनी पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन नॉट हैव अ करंट इन अ मेटल। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, मोशन भी कर रहे हैं, लेकिन इनके रैंडम मोशन की वजह से, मोशन में एक कोई रैंडमनेस है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल पा रहा। दैट इज द रीजन व्हाई वी डू नॉट गेट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस या विदाउट एनी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो अब देखिए, एक टर्म होता है, 3-4 टर्म पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, टाउ। ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टकराए, टकराने के बाद सेपरेट हो गए। अब ये वाला कहीं और जाएगा, किसी और से टकराएगा, ये वाला कहीं और जाएगा। तो ये जो कोलिजन हुआ है, इसके बाद भी कहीं ना कहीं ये लोग टकराएंगे। तो इन दोनों कोलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल मिला है, दैट इज कॉल्ड एज योर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। जैसे कि 2 क्लास के बीच में 5 मिनट का टाइम मिलता है ना, तो वैसे ही 2 कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है जिसमें ये लोग रिलैक्स करते हैं, किसी से कोलाइड नहीं करते, दैट टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है। फिर आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब हमने क्या कर दिया कि ये कंडक्टर था, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में, तो हमने क्या किया, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, पहली चीज तो। मतलब ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट छुट्टी के वक्त रैंडमली मूव कर रहे थे, और उनके रैंडम मोशन की वजह से कोई ठीक से बाहर निकल नहीं पा रहा। लेकिन जब टीचर आया, मतलब वोल्टेज आया, तो वोल्टेज मतलब टीचर ने कहा कि बेटा आप लोग लाइन में आ जाओ, और लाइन में आने के बाद एक डेफिनेट वेलोसिटी से आगे जाओ। जैसे प्रेयर के बाद जाते हैं या जनरली छुट्टी के बाद भी जाते हैं, बच्चे टीचर्स कहते हैं ना कि भाई लाइन में निकलिए, क्योंकि रैंडमली मोशन करेंगे तो कोई गिरेगा पड़ेगा, मतलब ओवरऑल हम जो चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन को मूव करना, तो पहला काम पोटेंशियल डिफरेंस नेचुरली क्या करता है, इन सबको एक डायरेक्शन में अलाइन कर देता है, और उसके बाद इनको एक डेफिनेट वेलोसिटी से आगे मूव कराता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो करंट इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ गए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितना नोट करें पहले आप लोग? अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिखेंगे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन when पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, नोटेशन आप लोग याद कर लीजिए, आगे काम आएगा। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across the conductor, it aligns all the electrons in a direction and let them move with a definite velocity
called as drift velocity. मान लेते हैं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd का कैलकुलेशन करना है तो लिख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कि vd। तो मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है और इसकी लेंथ l है और इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमें ये ऐसे जा रहे हैं vd, ये इनकी किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, भाई किसी फोर्स की वजह से ही तो मूव कर रहे होंगे ये लोग, तो F इक्वल टू आपका क्या होता है ma। तो ए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एक्टिवेशन कितना आएगा F/m। अब देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक वोल्टेज लगाया तो इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली डेवलप होगी। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डेवलप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, वोल्टेज लगाया। अब ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है F/Q होता है। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा F/E। तो यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा E। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे तो आपका A इक्वल कितना आ जाएगा E/m। इतना नोट कर देगा। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आपका A इज इक्वल टू F की जगह रखिए तो कितना आएगा E इंटू कैपिटल E/m। और आपने पढ़ा होगा कि सिंस हमारा E इज इक्वल टू क्या होता है V/L, वोल्टेज ग्रेडियंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, मतलब इसे हम लोग वोल्टेज ग्रेडियंट भी बोलते हैं, कह सकते हो ग्रेडियंट। रहने दो, इतना लिखो, उसके बारे में आगे बताएंगे डिटेल में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में कि वोल्टेज ग्रेडियंट होता है, मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू E की जगह पे V/L लिखेंगे तो EV/ml हो जाएगा। ठीक है, ये चीज नोट करें आप लोग। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, EV/ml। हर टर्म को हम जानते हैं, ये चार्ज है, ये वोल्टेज है, ये मास ऑफ कंडक्टर है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखेंगे A इज इक्वल टू EV/ml। इसको हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने आपको बताया कि ये सारी वेलोसिटीज का एवरेज है, मतलब सबकी रैंडम मोशन जो हो रहा था उसको हटा के एक डेफिनेट वेलोसिटी मिली है। मतलब क्या मिला है, अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू एवरेज निकालें तो Vd इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन Vn। मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम स्मॉल लेटर से नोट करते हैं। तो सारी वेलोसिटीज का एवरेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद इनिशियल वेलोसिटी तो U1 U2 U3, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी V1 V2 V3 थी, फिर वोल्टेज लगाने के बाद, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद। तो अगर हम बात करें सिंस न्यूटन इक्वेशन हमारी क्या है, U B इज इक्वल टू U प्लस AT, तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे हम लोग तो VD इज इक्वल टू कितना आएगा U1 प्लस AT1। अच्छा यहाँ पे T नहीं लेना है, यहाँ पे T की जगह क्या लेना है, टाउ लेना है। ठीक है, तो A/τ1, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। और ये तो आपका ये V1 की जगह पर रख दिया हमने। अब V2 कितना होगा U2 प्लस A/τ2। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा U3 प्लस A/τ3 प्लस एंड सो ऑन UN प्लस A/τn और डिवाइड बाई n। ठीक, तो VD इज इक्वल टू सारे U1 U2 को एक तरफ कर लें, मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3
प्लस कहाँ जाएगा UN तक, और प्लस यहाँ ए सबसे कॉमन ले लिए, यहाँ पे ए टाउ 1 है, ए टाउ 2 सबसे ए कॉमन ले लीजिए, तो ए कितना आएगा, ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश 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 टाउ n होल डिवाइड बाई n। और इस चीज़ को हम जब बीच से स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, BD इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन n। और एक मिनट, इतना आप लोग पहले नोट करें। अब हमारे पास आगे हमें क्या मिलेगा, VD इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश UN अपॉन n प्लस A टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश टाउ n अपॉन n। ठीक है, इतना नोट करें। अब देखिए हमारी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये तो है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी का क्या है, एवरेज है। तो ये हमारा क्या लिखेंगे इसको, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तो जीरो थी क्योंकि ये नेट मोशन हमारा जीरो हो रहा था, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे जीरो, मतलब ये हमारा BD इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो प्लस, और ये क्या है, सारे टाइम ड्यूरेशन, सारे रिलैक्सेशन टाइम, सारे इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सारे रिलैक्सेशन टाइम का ये एवरेज है। एवरेज कैसे निकालते हो, सारी क्वांटिटीज को ऐड कर देते हो डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो इसको लिख सकते हैं हम टाउ, ए बाहर रहेगा एक्सेलरेशन, और ये टाउ एवरेज, या इसको कह सकते हो टाउ एवरेज। ठीक, तो आपका BD इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए टाउ एवरेज। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता थी, सिंस ये आपकी क्या है ब्लॉकर, A इज इक्वल्स टू EV अपॉन ML, VD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, EV अपॉन ML, ये तो एक ही जगह रख दिया, और ये टाउ एवरेज। ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, इसे नोट करें आप लोग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए, यहां पे मैं ब्लॉक लेटर्स में ब्लॉक में लिखवा रहा हूं, BD इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे नोट करें। हाँ, तो अब अगर हम इसको करंट डेंसिटी से डिनोट करें, मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई कि VD इज इक्वल्स टू ए टाउ, और ए की वैल्यू कितनी आई थी, EV अपॉन ML इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग नोट करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन VD या कहो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, करंट ठीक है, इसे नोट करें जरा। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, ये सिंपल सा ही बनाते हैं, ज्यादा आर्टिस्ट नहीं बन सकते, वी आर फ्रॉम साइंस। ठीक है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इसकी लेंथ क्या है, L है। ठीक है, मान लेते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, मान के लेते होता ही है, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। अब Q इज इक्वल टू भाई कितना होता है,
Ne होता है, ठीक है, इसे जरा नोट करें। अब अगर करंट डेंसिटी के टर्म में बात करें तो एक यूनिट एरिया से एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं फ्रॉम एरिया। अगर यूनिट एरिया से एनी पास हो रहे हैं तो क्यू कितना हो जाएगा, ए एरिया से कितने चार्जेस पास होंगे, एनी, और उनकी वेलोसिटी अगर वीडी है, वीडी और टी टाइम में तक पास हो रहे हैं, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एनी ए वीडी इनटू टी। ये चीज समझ में आ रही है? मतलब कि यूनिट एरिया से अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, मतलब एनी नंबर ऑफ चार्ज, एनी चार्ज पास हो रहा है, एन ई चार्ज पास हो रहा है, तो अगर यूनिट का रेट पता होता है हमको, तो अगर मान लो एक तो वही एग्जांपल हो गया, जैसे 1 मैंगो 10 रुपीज का है तो 10 मैंगोस कितने होंगे। वैसे ही बात है कि 1 यूनिट एरिया से, मतलब यूनिट एरिया से एनी नंबर ऑफ चार्ज पास हो रहे हैं, तो ए एरिया से कितने पास होंगे, एनी ए, और अगर उनकी वेलोसिटी वीडी है और टी टाइम टी है तो कितना हो जाएगा, वीडी इनटू टी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग कर लें। अब अगर हम लोग बात करें तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन टी होता है, जनरल बात थी, पढ़ा था हमने। फिर अब क्यू इज इक्वल टू कितना आया है, एन ई ए वीडी इनटू टी अपॉन टी। देखिए यहाँ से टी और टी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, आपको आई की वैल्यू क्या मिल रही है, एन ई ए वीडी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एन ई ए वीडी। ठीक है, अब अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो जे इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो जे इज इक्वल टू अगर आई की जगह रखें एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कैंसिल होगा, जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ई वी डी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लें। तो ये क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये लेक्चर आपका यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे आपका ओम्स लॉ। ठीक है।